नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूँ आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए मित्रों, आज जो हमारी क्लास है वो इंग्लिश पैडा की क्लास है। देखिए वैसे तो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो पॉजिटिव और नेगेटिव का तरीका है, बट मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि इंग्लिश पैडा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं मिलेंगे। इंग्लिश पैडा को आपको समझना ही पड़ेगा। अगर पॉजिटिव नेगेटिव मिलेगा तो वो तो अच्छी बात है, वहाँ तो आपका काम बन ही जाएगा। कोई ट्रिक्स मिलेगी तो वहाँ पे भी आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आते हैं, कोई ट्रिक आपको नहीं मिलती है, तो आपको इसको समझना ही पड़ेगा। मेरा भी ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको इंग्लिश की पढ़ा समझाऊँ, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव ना बताऊँ। तो चलिए मित्रों, 31 जनवरी को जो आपका सीटेट का पेपर होने वाला है, देखते हैं उसमें आपने कितनी तैयारी की है। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इन अ कंट्रोल्ड मैनर कैन बी डन बाय। कि भाई हमें प्रैक्टिस करनी है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है कोई उसका कंट्रोल्ड मैनर में, यानी कि बच्चा गलती भी ना करे, तो हमें क्या करना चाहिए। देखेंगे पहला ऑप्शन, एक्सप्लेनिंग द यूज ऑफ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। की एक तो ये चीज़ है कि आप बच्चों को बता दो कि भाई ये ऐसे यूज होता है, क्या बच्चों को आ जाएगा। सिर्फ बताने से बच्चों को नहीं आता है। करेक्टिंग रॉन्ग सेंटेंस प्रोड्यूस्ड बाय लर्नर्स, यानी कि जो हमारा लर्नर है, जो हमारा बच्चा, उसने अगर कुछ भी गलत किया तो उसको बताओ कि भी ये गलत है। ऐसा आपको नहीं करना है। बच्चे को तुरंत मत बताओ, उससे पूछो कि भाई गलती क्यों हुई, कारण क्या है, इसके बाद उसको धीरे धीरे ठीक करो। अगर आप एकदम से उसको बोल दोगे ना गलत है, तो फिर वो कोशिश करना भी छोड़ देगा। गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। अब ये देखिए ये क्या चीज़ है, इसको समझिए। गैप फिलिंग एक्सरसाइज का मतलब ये हुआ कि मान लो आप बच्चों को एक स्ट्रक्चर सिखाना चाह रहे हो, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप एक स्ट्रक्चर सिखाना चाह रहे हो ग्रामेटिकल मैनर में। तो अगर आप मान लो इस तरह से बना दो, अब इसमें आप कुछ आप भर दो, कुछ खाली छोड़ दो। सपोज करो आप यहाँ पर सब्जेक्ट लिख दो, एज एम आर में से अब बच्चा चूज करेगा। यहाँ मान लो वर्ब की कोई और फॉर्म आप कर दो, आप इसको बच्चों को करेक्ट करवाओ। या यहाँ पे सब्जेक्ट आप छोड़ दो, इसको बच्चा करेगा, यानी कि आधा आप कर दो आधा बच्चा करेगा। तो उसको आपकी सहायता मिल जाएगी और इस सहायता से वो इस ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को सीख जाएगा। तो बेस्ट वे क्या है, गैप फिलिंग ग्रामर एक्सरसाइज। नेक्स्ट देखेंगे, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स। क्या प्रमोट करेगा भाई, जो कंस्ट्रक्टिव होगा। आ चाइल्ड सेंटर अप्रोच, यानी कि ऐसी कौन सी अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच टू लैंग्वेज लर्निंग प्रमोट्स, जिससे कि बच्चा भाषा को सीख जाएगा। तो चाइल्ड सेंटर तो पॉजिटिव होता ही है, चाहे किसी भी भाषा में हो। क्लासरूम नॉइज, टीचर सेंटर। देखिए हमारी जो एजुकेशन है, हमारा जो टीचिंग मेथड है, वो सारा का सारा बच्चे के आसपास घूमेगा। तो चाइल्ड सेंटर्ड ही होना चाहिए, और उसमें देखने की जरूरत भी नहीं, आंसर करेंगे फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग कैन नॉट बी यूज्ड इंटरचेंजेबली विद ईच अदर। यानी कि कौन सा मेथड ऐसा है जिसमें इंटरचेंज नहीं होगा। इंटरचेंज का मतलब यहाँ पे है ट्रांसलेशन नहीं होगा। अगर हम भाषा के संदर्भ में बात करें कि ट्रांसलेशन नहीं होगा, ऐसा कौन सा मेथड है, यानी कि जिसमें हम दूसरी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, कौन सा मेथड है। तो वो मेथड है हमारा डायरेक्ट मेथड। मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूँ इसका आंसर। देखिए डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, इस मेथड में जो लैंग्वेज सिखाई जा रही होती है डायरेक्ट वही सिखाई जाती है, उसका ट्रांसलेशन नहीं किया जाता, इंटरचेंज नहीं किया जाता। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, वाइल रीडिंग सिग्निफिकेंस इज। जब बच्चा पढ़ रहा है तो क्या जरूरी है, क्या महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट मतलब क्या चीज़ महत्वपूर्ण है। तो देखेंगे, कंप्रहेंडिंग अ सेंटेंस बाय पुटिंग टुगेदर द मीनिंग ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर्ड। कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो सेंटेंस पढ़ रहा है, उसकी जो मीनिंग है उसको साथ साथ लेके चले। एक चीज़ तो ये है। दूसरी क्या है, कन्वर्सेशन सॉरी कन्वर्शन ऑफ मैसेज फ्रॉम इनटू अ डायाग्राम टेबल। कि जो डायाग्राम टेबल होती है उनमें से कोई मैसेज निकाल के दे बच्चा। तीसरा क्या है, अराइविंग एट द मीनिंग
ऑफ एन अनफेमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। कहने का मतलब है कि रीडिंग का मतलब यही होता है, आंसर तो यही होगा कि बच्चा जब किसी सेंटेंस को पढ़ रहा है और उसमें कोई अनफेमिलियर वर्ड आ जाए तो वो उसकी मीनिंग को भी समझ जाए जो उसने वर्ड पहले नहीं सुना है, तभी तो हम मानेंगे कि बच्चा रीडिंग करना सीख गया। रिकॉग्नाइज द मैसेज इन अ सेट ऑफ सिंबल्स, नहीं, आंसर होगा सी। अगला प्रश्न देखेंगे। विच विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू, कौन सा जो सेंटेंस है ट्रू है। तो भाई इस तरह के सेंटेंस में हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव होगा वही ट्रू होगा। अब देख लेते हैं। वाइल ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीन्ट फॉर इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग, सम आर यूज फॉर असेसमेंट टू। वो ये कह रहा है कि जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो किस लिए होता है। एक तो होता है इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग, यानी कि जो आपका मेथड है टीच। अच्छा, फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है इसको समझ लो। देखिए स्कूलों में दो तरह के असेसमेंट आजकल चलते हैं, एक तो होता है आपका FA और एक होता है SA। अब FA क्या होता है, FA होता है आपका फॉर्मेटिव असिस्टमेंट। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट का मतलब क्या है। तो जो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है इसमें, इस असेसमेंट में, फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं कि जब बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो पढ़ाने के साथ साथ ही उसके छोटे छोटे टेस्ट किए जाते हैं। जैसे मान लो उससे कोई कविता सुन ली उसी टॉपिक पे जो टॉपिक आपने समझाया, या उससे कुछ वार्तालाप कर लिया, या उससे कुछ प्ले करवा लिया, उससे कोई एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया, मौखिक प्रश्न कर लिए। और फिर हम ये देखते हैं कि जो हम सिखाना चाह रहे थे क्या बच्चा उसको सीखा है। अगर नहीं सीखा है तो आगे जब सुबह आप उस पाठ को पढ़ाओगे या आगे उस पाठ को पढ़ाओगे तो उसमें आप अपनी रणनीति में थोड़ा बदलाव करोगे। और साथ में क्या होगा कि उससे बच्चे का असेसमेंट भी हो जाता है। भाई आपने पढ़ाया और फिर कोई चीज़ पूछ ली, कोई उससे एक्टिविटी करा ली, तो पता चल गया वो सीखा कि नहीं सीखा। तो ये बात मुझे ठीक लग रही है। ऑल फॉर्मेटिव टास्क आर मीट फॉर असेसमेंट, कि जितने भी फॉर्मेटिव टास्क होते हैं वो सब असेसमेंट के लिए होते हैं, नहीं, ये असेसमेंट के लिए होते हैं, साथ साथ वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी होते हैं। तो ये बात तो गलत हो गई। असाइनमेंट्स नीड टू बी गिवन एज क्लास वर्क फॉलोड बाई होमवर्क एवरी डे टू प्रोड्यूस वैरायटी एंड प्रैक्टिस। जो होमवर्क वगैरह कहीं आए तो इसको थोड़ा नेगेटिव में ही रखेंगे। फॉर्मेटिव असेसमेंट टू बी इफेक्टिव मस्ट बी कंडक्टेड ओनली आफ्टर टीचिंग अ लेसन। एक लेसन को पढ़ाने के बाद अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट किया जाए तभी इफेक्टिव होगा, ऐसा नहीं है। लेसन के बीच बीच में भी आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपने बुक देखी होंगी तो उसमें बीच बीच में लिखा होता है हम क्या समझे, मतलब एक आपने पैराग्राफ पढ़ा इसके बाद हम क्या समझे, तो ये क्या है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखेंगे। मदर टंग इन्फ्लुएंस कैन बी इफेक्टिवली मिनिमाइज इन द क्लासरूम बाय, यानी कि जो बच्चा होगा उसके बच्चे को मदर टंग का जो इन्फ्लुएंस हमेशा रहता है, हमें अभी भी है, देखा जाए तो सभी को रहता है, उसको कम करने का क्या तरीका है देखेंगे। गिविंग इनपुट्स फ्रॉम द टारगेट लैंग्वेज इन आ सिंपल ग्रेडेड मैनर, यानी कि जो हमारी टारगेट लैंग्वेज है, जो भाषा को हम सिखाना चाहते हैं, अब जैसे ये इंग्लिश की पढ़ा तो इंग्लिश की बात, इंग्लिश सिखाना चाह रहे हैं तो बच्चे की जो मदर टंग है उसमें हम क्या करेंगे कि उसको एक ग्रेडेड मैनर, ग्रेडेड मैनर का मतलब धीरे 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 उसकी मातृभाषा से उसको मानक भाषा की तरफ लेके जाएंगे, जो टारगेट आपकी भाषा है। तो ये बात अच्छी लग रही है मुझे। यूजिंग द मदर टंग मोर ऑफन, कि उसकी मदर टंग का ही ज़्यादातर प्रयोग करो। भाई जब आप बच्चे की मदर टंग का ही बार बार प्रयोग करेंगे तो फिर वो टारगेट लैंग्वेज कहाँ सीख रहा है, फिर तो वो मदर टंग लैंग्वेज में ही रहेगा। तो बार बार तो हमें उसको यूज नहीं करना है, यही अभी तक ठीक लग रहा था मुझे फर्स्ट। गिविंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम मदर टंग, अब फिर आप मदर टंग का ही यूज कर रहे हो तो फिर वो जो टारगेट लैंग्वेज है उसको कैसे सीखेगा, वो तो बड़ा इम्पॉसिबल सा हो जाएगा। गिविंग अ लॉट ऑफ एक्सप्लोजर इन टारगेट लैंग्वेज, और उसको चौथा कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक्सप्लोजर दो टारगेट लैंग्वेज का। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मदर टंग को बिल्कुल भी कह दोगे भी मदर टंग तो बिल्कुल प्रतिबंधित है, आप इसमें बात नहीं करेंगे, तो वो ही गलत है। क्या करना है, मदर टंग का यूज करके धीरे धीरे ग्रेडेड मैनर में उसको टारगेट लैंग्वेज की तरफ लेके जाना है। अगला प्रश्न देखेंगे। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 3.1.3 एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग डैश में बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग
एक्टिविटीज दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ड, यानी कि NCF 2005 जो है उसमें ये फलाना फलाना जो भी कुछ है, तीसरा चैप्टर होगा या जो भी होगा, एट द इनिशियल स्टेज, यानी कि स्टार्टिंग में जो लैंग्वेज बच्चा सीख रहा होता तो कौन सी मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज हो सकती है फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट चाइल्ड्स अवेयरनेस टू द वर्ड, यानी संसार के बारे में बच्चों को जानकारी मिले, उससे अवेयर हो, ऐसी कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे। तो भैया हम ये इंग्लिश की पैदा कर रहे हैं तो इंग्लिश का ही प्रयोग करेंगे। दूसरी चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है वर्ड। अब वर्ड से आप मान लो कि इंग्लिश क्या है, इंग्लिश ही तो है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, पूरी वर्ल्ड में बोली जाती है, तो इसी को करवाएंगे हम। अब हिंदी, हिंदी तो आपको पता ही है, हिंदी की तो बात हो ही नहीं रही, हम तो बात कर रहे हैं इंग्लिश की। वर्नाकुलर लैंग्वेज का मतलब होता है मातृभाषा, सेकंड लैंग्वेज, और सेकंड लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, इंग्लिश भी हो सकती है, उर्दू भी हो सकती है, हिंदी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है सेकंड लैंग्वेज। तो रीडिंग स्किल कैन बी डेवलप्ड बेस्ट बाय, यानी कि रीडिंग स्किल अगर बच्चे की डेवलप करनी है तो हमें बेस्ट चीज़ क्या करनी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ करने की कोशिश करेंगे। डूइंग पजल्स एंड प्लेइंग वर्ड गेम्स, यानी कि बच्चे से कहेंगे कि भाई जो क्विजीज हैं या जो गेम्स हैं बच्चों को वो खिलाओ। राइटिंग आंसर टू क्वेश्चन ऑन द टेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर ये कहीं भी आई लगभग नेगेटिव ही रहता है। फोकसिंग ऑन द यूज ऑफ वर्ड फ्रॉम कॉन्टेक्स्ट इन द टेक्स्ट, क्या करना है, फोकस करना है किस चीज़ पे, यूज ऑफ वर्ड, यानी कि वर्ड का यूज करें जो कंटेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट का मतलब है संदर्भ में, और संदर्भ में आपको बता रखा है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होता है, यानी कि जो उसको वर्ड मिल गया है उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उसका संदर्भ क्या है, इसको समझने की अगर कोशिश करे, उस हिसाब से अगर पढ़ेगा तो रीडिंग स्किल ज़्यादा अच्छे से डेवलप होगी। तो ये आंसर अभी तक लग रहा है। डूइंग वोकैबुलरी एक्सरसाइज, वोकैबुलरी लगभग नेगेटिव ही रहता है, सी आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, हु वुड बी द इम्प्लेंटर ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को इम्प्लेंट कौन करता है, अप्लाई कौन करता है, करिकुलम करेगा, टीचर करेगा, एजुकेशन डिपार्टमेंट करेगा, स्टूडेंट करेगा। तो भाई इसका आंसर है एजुकेशन डिपार्टमेंट। एजुकेशन को एजुकेशन डिपार्टमेंट ही अप्लाई करता है या इम्प्लेंटर करता है, यानी उसको चलाता है, एक तरह से ही समझ लीजिए आप। आ लिसनिंग स्टिमुलस, स्टिमुलस का मतलब होता है प्रेरक, क्या हो सकता है, लिसनिंग प्रेरक जो है यानी कि सुनने वाले जो प्रेरक हैं वो क्या हो सकते हैं। तो प्रेजेंट एंड इन्फॉर्मेशन गैप एक्टिविटी सच एज गिविंग डायरेक्शंस, डायरेक्शंस दें आप बच्चों को कि भाई ऐसे कर ले वैसे कर ले, तो ये ज़्यादा डायरेक्शंस बच्चों को ना दें तो ही अच्छा, ही लगभग नेगेटिव सा ही होता है। प्रेजेंट इनपुट्स टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट्स हु गैदर अगेन टू शेयर इट, प्रेजेंट्स इनपुट टू सेपरेट ग्रुप्स ऑफ स्टूडेंट, जो स्टूडेंट्स के ग्रुप हैं उनको कोई इनपुट देना है, वो गैदर अगेन इट टू शेयर, ताकि इसको वो आपस में शेयर कर सकें लिसनिंग को। इज लिसनिंग टू अ गुड कमेंट्री टू रिव्यू इट, या फिर लिसनिंग स्टिमुलस क्या हो सकता है कि एक कमेंट्री सुने बच्चा और इसके बाद उसका अपने शब्दों में रिव्यू दे। तो जब बच्चा सुन के किसी चीज़ को अपने शब्दों में रिव्यू देगा तो ये सबसे बेस्ट होना चाहिए। enable students to discuss a set of criteria that they priorities to complete and present task। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कोई भी अगर टास्क बच्चों को दिया जा रहा है तो बस उसको क्या करना है कि फटाफट उसको कंप्लीट कर दो। तो अगर बच्चा ये सोच के कंप्लीट कर रहा है उसको कि भाई मुझे काम को कि भाई मुझे तो बस कंप्लीट करना, तो फिर उसमें वो सीखेगा नहीं। अब देखो थर्ड में क्या हो रहा है कि आप उसको लिसनिंग दें, किस चीज़ की लिसनिंग दें, उसको सुनवाएं कोई कमेंट्री और फिर कहें हाँ अब जो तुमने सुना है उसको दोबारा सुनाओ, तो ये सबसे बेस्ट। और अब जब आप वो रिव्यू करने की बात कर रहा है तो फिर क्या होगा, वो ध्यान से सुनेगा, तो उसकी जो कमेंट्री जब सुनेगा तो अच्छे से सुन लेगा, तो आंसर आपका सी रहेगा। तो मित्रों ये इंग्लिश पढ़ाई क्लास थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई हो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और देखिए सीटेट से रिलेटेड आपकी कोई भी दिक्कत है इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करते हैं कि आप नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करें और शेयर भी करें। तो मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक आप सभी मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।